हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस एग्जाम है वो अभी रिसेंटली हुआ था और इसके आंसर की हैं वो कल अपलोड कर दी गई थी, जिसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी गई है। तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आज की जो क्लास में हम करने वाले हैं वो मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आपको पता है कि मैथ्स में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन 30 क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, जिसमें हम बेसिक अप्रोच भी सीखेंगे कि आपको बेसिक से कैसे करना है क्वेश्चन को। साथ ही इसमें ट्रिक वगैरह है कि जो आपको एग्जाम में लगानी है, ठीक है, जो एग्जाम अप्रोच होती है, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन में हम बेसिक नहीं लगाते, सभी क्वेश्चन में हम ट्रिक नहीं लगाते, इसलिए हमें दोनों तरीके आपको सीखने होंगे। जिसमें आपको कोई भी नया क्वेश्चन देखने को मिले तो वहां पे आपको बेसिक लगाना है, कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन मिले तो वहां पे आपको ट्रिक लगानी है, ठीक है। कल अपलोड कर दी गई है तो कई टीचर हैं वो आपको केवल ट्रिक ट्रिक के अनुसार से बता देंगे कि शॉर्ट तरीके से आपको एग्जाम में ऐसे करना था, एग्जाम में ऐसे करना था। वहां पे अलग सिचुएशन होती है एग्जाम में जब आप नए क्वेश्चन देखते हो ना, तो फिर वहां पे ट्रिक काम नहीं करती है। हमारे पास अभी नए क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास टाइम है, तो हम एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे सोच के 5 मिनट लगा के उसकी ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको टाइम नहीं मिलता है, वहां आपको आपको एकदम से पूरा का पूरा नया क्वेश्चन देखने को मिलता है और उस क्वेश्चन को आपको जल्दी से करना होता है। अगर आपने 1 मिनट से ज्यादा वेस्ट कर दिया तो फिर वो टाइम वेस्ट हो गया आपका, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो वहां पे एक अलग सिचुएशन होती है, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है कि आप बेसिक से करोगे या ट्रिक के साथ करोगे। तो नया क्वेश्चन होगा तो उसको हमेशा आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी तरीके सीख लो, कितनी भी ट्रिक सीख लो, ठीक है। अगर नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया तो फिर आपको बेसिक से लगाना है, अगर आप उसमें ट्रिक करोगे तो फिर फंस जाओगे वहां पे, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके साथ लेके चलने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है। कई टीचर आपको ट्रिक्स के अनुसार बता देंगे कि आपको ये ट्रिक लगानी है, ये ट्रिक लगानी है। ट्रिक तभी काम करेगी जब रिपीटेटिव क्वेश्चन होगा, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन कुछ आ गया और उसी टाइप का सवाल मिल गया तो आपको वहां पे ट्रिक लगा सकते हो आप। लेकिन नया क्वेश्चन आ गया, वहां पे ट्रिक बनाने के लिए थोड़ी बैठोगे वहां पे, तो वहां पे सोल्व करके आंसर लगाना आपको, ठीक है। पूरा टीचर नहीं बनना आपको वहां पे। तो आपको बेसिक क्वेश्चन, बेसिक अप्रोच भी लगानी है, कुछ नया क्वेश्चन आ गए तो, और अगर रिपीटेटिव है तो फिर ट्रिक लगा दोगे। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। कंप्लीट वीडियो आपको देखना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक आइडिया लग जाता है जब हम लेटेस्ट सवालों को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सवाल आपसे ये पूछा गया है, देखो हाइट एंड डिस्टेंस ही पूछा है कि कोई टावर आपको दे रखा है, इसके शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 50√3 मीटर और टावर की आपको बतानी है ऊंचाई बतानी है। यानी इस तरीके से है कि एक टावर आपको दे रखा है, ये है, और एक बिल्डिंग दे रखी है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम समझते हैं आप, क्या कर दोगे कि इसकी बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो छोटी है, ठीक है, क्योंकि नीचे बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो नीचे की ओर बनता है, यहाँ पे बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो नीचे से ऊपर की ओर बनता है, तो ये वाला एंगल बनता है, ठीक है। बाकी दोनों का मान है वो सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो थीटा होगा ना यही सेम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से पैरेलल हो जाएंगे लाइन। तो यहाँ से ये एंगल अगर 60 डिग्री दे रखा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री हो जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, ये दे रखी है आपको 50√3। आपसे पूछा है इस टावर की लेंथ यहां से लेके यहां तक की, और इसकी लेंथ आपको दे रखी है 10 मीटर। क्लियर है? तो कैसे सोल्व करोगे? तो यहां से देखो, एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए राइट एंगल का, कि राइट एंगल में आप शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हो। कि अगर मान लीजिए आपको ये हाइट है, ये एज दे रखा है, और ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री दे रखा है, तो ये 60 डिग्री के पास वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइट का क्या हो जाएगी, हाइट को हम √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। अगर ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, तो इस तरीके से बोलो, दूसरे में बोल देते हैं कि अगर मान लीजिए एच है और ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो इसके पास वाली जो साइड होगी ना वो एच का √3 गुना होगी, यानी √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 30 डिग्री के पास वाली साइड आ जाएगी। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे शॉर्ट निकालने के, नहीं तो आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो जैसे ये 60 डिग्री है, ये तो आपको दे ही रखा है पास वाली साइड, तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपके पास, 30 के पास वाली क्या हो जाएगी, ये हाइट है, तो हाइट का √3 गुना, तो 50√3 का √3 गुना करोगे, यानी √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएंगे, 3 बन जाएगा, 50 इंटू 3 यानी हो गया 150। तो ये वाली यहां से लेके यहां तक की जो हाइट आ गई वो आपकी 150 मीटर। ये वाले आपको 10 दे ही रखी है, तो ये वाली तो सेम ही रहेगी यहां से लेके यहां तक की, तो ये 10 मीटर है। टोटल लेंथ कितनी हो गई टावर की, 150 प्लस 10 160 मीटर। क्लियर है? तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से टाइम एंड वर्क का पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। आपसे पूछा क्या गया है इसमें कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिखते हैं अपन, भाई ए प्लस बी है वो किसी काम को 12.5 दिन में। तो जब भी आपको पॉइंट में दे रखा हो ना, दशमलव में दे रखा हो, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करो। सो 12.5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 25/2 लिख सकते हैं। भाई 25/2 दिन में ये कंप्लीट कर सकते हैं। बी और सी हैं वो इसी काम को 18.75 दिन में। तो 18.75 का मतलब कितना हो गया, 18 प्लस 0.75 का मतलब 3/4। तो 18 चौक 72, 3 डिवाइडेड बाई 4 डेज। तो इतने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और सी प्लस ए है इसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ये 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ से। फिर बोला है कि डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में 40% कुशल है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी बता दी, डी के बारे में बता दिया कि सी का क्या है, ये 40% है। ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। भाई ए बी और सी है वो डी के साथ में, यानी चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ से इनकी टोटल वर्क मानोगे कि आप टोटल वर्क, इनका एलसीएम मानोगे किसका, 25, 75 और 15 डेज का। तो इनका एलसीएम कितना हो गया यहाँ से 75। टोटल वर्क आपने मान लिया कि 75 यूनिट का काम है। तो 75 यूनिट का काम है तो एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास, भाई 25 या 75 और इसको डिवाइड करना है, ठीक है, इससे तब एफिशिएंसी आती है। तो 3 दूनी 6, यानी इसकी एफिशिएंसी आ गई 6। 75 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा 4, और यहाँ से 15 से डिवाइड करोगे 15.75। कंप्लीट से डिवाइड कर रहे हैं ना कि 75 से। 75 डिवाइडेड बाई 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर 4 आएगा, यानी 4 आ गया आपके पास। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्या सभी को हम जोड़े तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा यहाँ से। तो a प्लस बी प्लस सी अगर निकालना हो तो ये कॉमन आएगा बाहर 2, इससे हमें डिवाइड कर देंगे यहाँ से 6, 4, 10, 15, यानी 15/2 को ये हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी प्लस सी। भाई टोटल 15 आया और 15 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें d की एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, हमें तो चारों का निकालना ना। तो चारों का निकालना तो वो टाइम कितना लगेगा भाई, 75 डिवाइडेड बाई चारों की एफिशिएंसी, ये इतना टाइम लगेगा इसको। तो डी की एफिशिएंसी कैसे निकाले यहाँ से, तो इसमें ये बोला है कि सी की तुलना में वो 40%। तो सबसे पहले सी की एफिशिएंसी तो निकालना पड़ेगा। तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे यहाँ से, भाई ए प्लस बी का मान रख दे यहाँ से। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो ए प्लस बी की वैल्यू रख दे यहाँ से, तो ये माइनस में हो जाएगा यहाँ से 6। तो यहाँ से कितना हो गया, 3/2, यानी 1.5 हो गया क्या। ठीक है, 1.5 हो गई इसकी एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी। अब डी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, भाई सी की, ये सी की एफिशिएंसी है, इसका 40% है। तो 40% का मतलब 40/100, यानी 2/5 बोल दूं मैं इसको, ये बोल दिया मैंने 2/5। इसके फ्रैक्शन हो गए 40% की। तो यहां से 5 दिया 15, 0.3 हो गया, यानी कितना आ गया यहाँ से 0.6। तो डी की एफिशिएंसी आ गई 0.6। क्लियर है यहाँ से। टोटल ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15/2 है। तो इसकी एफिशिएंसी है 15/2, और यहां से 15/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, इस तरीके से बोल दूं मैं यहाँ से, भाई 7/7.5 होगी इसकी एफिशिएंसी, तो 7.5 होगी। और डी की एफिशिएंसी है 0.6 है। तो ये हो गई यहाँ से। तो इतना टाइम लगेगा, बस इसको सोल्व कर दो। तो 75 डिवाइडेड बाई ये हो गया यहाँ से 8.1, तो पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ से 0। तो 3 से डिवाइड कर दो यहाँ से, 5 7 3 से डिवाइड होगा तो 27 81 और 250। 250 डिवाइडेड बाई 27 सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 7/27। तो इतने डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ से। आपसे पूछा है एवरेज का सवाल। देखो इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं। ए बी और सी की एवरेज आयु है वो है 20 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का सम है वो सी की तुलना में 6 गुना अधिक था। सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ए बी और सी की तीनों की आपको दे रखी है, एवरेज एज है वो 20 वर्ष है। और ए और बी की जो 2 वर्ष पहले बोला है, 2 वर्ष पहले ए और बी के आयु का जो योग है वो सी से 6 अधिक है। यानी अगर मैं मान लूँ यहाँ से ए और बी की आयु का योग कितना है, अक्स है, तो सी की कितनी हो जाएगी यहाँ से, ए प्लस बी की आयु कितनी है, ये है। और सी की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ से, अक्स प्लस ए प्लस बी की आयु का योग है, सी की आयु का बोला है। तो यहाँ से हमें अक्स की अगर मान ले, अगर आप अक्स मान के करोगे तो सी की आयु अक्स है, तो ए प्लस बी की आयु कितनी होगी, अक्स प्लस 6 हो गई। ये कब है, 2 साल पहले। तो अभी कितनी हो जाएगी यहाँ से, अगर अभी का निकालना है तो 2 साल ए में जुड़ेगा, 2 साल बी में जुड़ेगा, यानी 4 साल हो गए यहाँ से। और इसमें सी है तो इसमें 2 साल जुड़ जाएंगे। तो अभी की हो गई यहाँ से प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट की एज हो गई ए प्लस बी और सी की।
तीनों का देखो यहाँ से एवरेज 20 है, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए, यहाँ से तीनों का सम 20 या 60 होना चाहिए, ये 60 होना चाहिए। तो ये इक्वेशन बन गई बेसिक से। अब इसको सोल्व कर दो, यहाँ से कितना बनेगा, 6 4 10 2 12, 48 डिवाइडेड बाई 2, यानी अक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 24। अभी अक्स की वैल्यू आई है 24, आपसे पूछा क्या है कि सी की वर्तमान आयु कितनी है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी थी, यहाँ से अक्स प्लस 2, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 26। तो ये हो गया इसका आंसर। ये तो हो गया आपकी बेसिक अप्रोच। इसी क्वेश्चन को अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो आप क्या करोगे, देखो ए बी और सी की एवरेज आयु आपको दे रखी है 20 वर्ष, ये कभी कभी की है प्रेजेंट की। अगर हमें 2 साल पहले की निकालनी हो तो 2 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी, यहाँ से सभी की एज कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, यानी तीनों का सम कितना हो जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए 54 होना चाहिए, यही होगा। 2 साल पहले ए और बी की आयु का जो योग है ए प्लस बी है वो सी का 6 गुना सी से 6 ज्यादा है, तो ये हो गए ए प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस 6 लिख सकते हैं। तो सी प्लस 6 प्लस सी इज इक्वल टू 54, यानी 2c इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 48, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 24। लेकिन ये सी क्या है, ये 2 साल पहले का है, ये याद रखना, ये आंसर टिक मत कर देना। 2 साल पहले की है तो 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी यहाँ से 26 साल। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके बेस्ट है, कोई भी तरीका लगाओ, सिंपल सवाल है ये तो। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ये फेमस सवाल है, हर शिफ्ट में पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी तरीके का हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे एसएससी के बाहर भी होगा ना, तब भी इस टाइप का सवाल पूछा ही जाएगा इससे। तो देखो बोला क्या है, 20%, 35% और 10% की 3 क्रमाओं की छूटों का एकल छूट आपके बतानी है। इसके तरीके बहुत सारे हैं। देखो पहला तरीका मैं बताता हूँ, यहाँ से फॉर्मूला वाला। फॉर्मूला आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ से प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000, ये होता है यहाँ से। ये तो होगा फॉर्मूला वाला तरीका। तो यहाँ पे आप लगा दो, सबको जोड़ दो, यहाँ से कितना बनेगा, देखो 20 50 60 65 क्रमागत छूटे देर के नहीं, यहाँ से ये तो सक्सेसिव का हो गया। तो यहाँ से देखो छूटे देर के, तो माइनस माइनस में जब हम पुट करते हैं ना भाई, सभी माइनस में होंगे, ये सक्सेसिव का है। तो जब हम यहाँ से माइनस 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 सभी में पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये तो प्लस होगा। तो जब इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तब ये फॉर्मूला जो डिस्काउंट का हो जाता है सक्सेसिव का, वो हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 100, ये बन जाता है आपके पास। और अगर आपको क्रमागत दे रखा हो ना भाई, इंक्रीमेंट होता है उसमें, इस तरीके सक्सेसिव बढ़ता है, तब हम प्लस का यूज करेंगे। तो यहाँ से आप पुट कर दोगे इस फॉर्मूले में, भाई देखो यहाँ से सभी का जोड़ दोगे तो 30 40 50 60 और 65 में से घटा दो आप, एक्स वाई करोगे, देखो 35 2 70, 700 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7, प्लस 35 350 हो गया यानी 3.5 हो गया, प्लस 200 होगा यानी 2 हो गया, ये हो गया। 100 से डिवाइड करते चल रहा हूं मैं, प्लस इसमें जोड़ना है एक्स वाई जेड, तो 35 2 70 यानी 7000 होगा, डिवाइडेड बाई 10,000 करोगे तो यहाँ से 3 जीरो हो गया, 2 जीरो यानी 0.7 हो गया, तो यहाँ से 65.7 हो गया। इसमें से घटाना कितना है, 7 3 10 तो 12.5, तो इसमें से 12.5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 53.2%। तो ये तो होगा बिल्कुल बेसिक तरीका, जो फॉर्मूला वाला तरीका और बेस्ट तरीका है आपको एग्जाम में करने के लिए। दूसरा तरीका आप यहाँ से फ्रैक्शन से कर सकते हो। कैसे, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, यानी 5 रुपए की चीज को बेचेगा कितने में, 4 रुपए में, 1 रुपए डिस्काउंट देगा। 35% है, 35% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 7/20, यानी 20 रुपए की चीज को वो 7 रुपए कम में बेचेगा, यानी 13 रुपए में बेचेगा। 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10, यानी 10 रुपए की चीज को 1 रुपए कम में बेचेगा 9 रुपए में। तो ये इनकी फ्रैक्शन हो गई। यहाँ से ओवरऑल निकालना है तो सोल्व कर दो, यहाँ से जो भी क्रॉस में कट रहा है उसको काट दो, देखो 4 पंजे 20, ये हो गया, तो 55 25 86 हो 250 हो गया, रेशियो 13 × 104 13 नामे 117, यानी 250 रुपए की चीज को वो 117 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, तो 1000 ही बना दूंगा, तो फिर वो 100 पे दिख जाएगा आपको। तो ये हो गया 1000, और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो कि 7 चौक 28 2 4 2 6 और 4, ये हो गया, यानी 1000 रुपए की चीज को, यानी 100 रुपए की चीज को कितने बेच रहा है वो, 46.8 रुपए में बेच रहा है। तो 100 रुपए की चीज को 46.8 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, यहाँ से 0.2, तो यहाँ से 3 और ये 5, 53.2% का वो डिस्काउंट दे रखा है। तो ये आ गया आपके पास डिस्काउंट। तो एक तरीका ये भी है, दूसरा यहाँ से ये हो गया। तीसरा तरीका बहुत ही बेसिक तरीका है, वो भी आप लगा सकते हो। क्या कि आप 100 मान लो, शुरू में 100 थे,
100 से डिस्काउंट दिया गया 20% का, यानी 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया 100 रुपए पर, तो 20 रुपए का डिस्काउंट दिया तो कितने रुपए हो गया, 80 रुपए। फिर 80 रुपए पे 35% का डिस्काउंट दिया तो 35% निकाल दोगे 80 का, तो 35 दुआ 70, 7 चौक 28, यानी 28 रुपए का डिस्काउंट दे दिया इसको। तो 28 रुपए का डिस्काउंट दिया तो ये कितने में बेचेगा, 52 रुपीज में। और 52 रुपीज में बेचा, इस पे बाद में 10% का डिस्काउंट और दिया गया, तो 52 का 10% और निकाल दोगे, यानी 5.2 रुपए कम और कर दिए। 5.2 कम कर दिए तो यहां से कितने बचेंगे, यहाँ से सॉरी यहाँ से 35 का 80% निकालोगे तो 35 दुआ 70, 7 चौक 28, ये होगा क्या, यहाँ से 35 इंटू 8 करोगे तब 8 पंजे 40 और 4 8 या 24, 24 और 4 28, तो ये होगा इसका 2.8 आया ना, यहाँ से 35 इंटू 8 करोगे डिवाइडेड बाई 100, 35 का 8% निकाल 2.8 आएगा ना, यहाँ से 80 का निकालना है यार। तो ये 28 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो 28 रुपए का डिस्काउंट होगा, 28 2 30 और यहाँ से 50, ये तो 52 हो गए यहाँ से, ठीक है, ये 52 हो गया। फिर 52 रुपए की चीज पे 10% का वो डिस्काउंट दिया, यानी 5.2 रुपए का वो डिस्काउंट दे दिया, बेचेगा कितने में वो 0.8, और यहाँ से कितना हो गया देखो 52 में से 5.2 घटा दोगे यहाँ से, तो यहाँ से 6 और ये बच गया आपके पास 46.8, यानी 100 रुपए की चीज को वो कितने रुपए में बेच रहा है, 46.8 रुपए में बेच रहा है। तो इस पे डिस्काउंट कितने का मिला उसको, ये मिल गया आपको 100 माइनस इतना कर दोगे तो कितना हो गया यहाँ से 53.2% का। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस आती है आपके पास और ये है मार्क प्राइस। भाई इतने रुपए की चीज को इतने रुपए में बेचा है तो डिस्काउंट फिर निकालना पड़ता है, इसका गेप होगा, तो ये 53.2% का डिस्काउंट आ गया। तो इस तरीके से आप 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। नेक्स्ट देखो, यहां से एक घनाभ आपको दे रखा है, क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई चौड़ाई और इसका रेशियो आपको दे रखा है। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है, वो है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको बताना है इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम तो क्या होगा देखो 6 3 36 18 18 36, यानी 36 यूनिट, 36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मान दो सेंटीमीटर क्यूब होगा इस तरीके से, भाई 36 यूनिट का क्यूब होगा यहाँ से। तो ये होगा, तो जो आंसर होगा ना 36 का मल्टीपल होगा। तो अगर मल्टीपल भी चेक कर सकते हो ना, वैसे कर सकते हो यहाँ से 5 4 9, तो ये तो नहीं होगा, 9 से डिविजिबल होना चाहिए ना यहाँ से, 4 और 2 6, ये भी नहीं है यहाँ से, और 8 4 12 ये भी नहीं है, ये हो गया आंसर। कैसे चेक किया, 36 का मल्टीपल होगा जो आंसर होगा, तो 9 चौक 36 लिख सकते हैं इसके, यानी जो आंसर होगा ना वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 9 का तो मल्टीपल होगा ही ना, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, ये आंसर हो गया बिना कुछ सोल्व किए। पहला तरीका तो यही है अपना कि बिना कुछ सोल्व किए ये हो गया। बाकी अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे, भाई बोला है इसका एरिया है वो 1800 है, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 LB PH और HL ये होता है। तो यहां से यूनिट में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 18 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12, ये होगा। यानी कितना आ गया यहाँ से 18 2 20 30 और 36 2 72, यानी 72 से। अब यहाँ से देखो स्क्वायर में आएगा ये, भाई अगर हम के मानेंगे यहाँ से 6K 3K 2K, तो एक के स्क्वायर होगा, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दूं मैं इस तरीके से। इस यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1800, इतनी दे रखी है, यानी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू जो होगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 5 हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये रूट करेंगे 5 आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 5 आ गई, तो आपको 36 की निकालनी है, तो यहाँ से 36 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 36 इंटू 125 कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 4500, ये होगा इसका आंसर। बाकी आप अगर के मान के करोगे ना वो सेम चीज है, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर वो के स्क्वायर आएगा, फिर यही तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये 36 के क्यूब है, ये 36 के क्यूब है, तो वही चीज हम निकाल रहे हैं। तो ये के वगैरह का हम लफड़ा नहीं ले रहे, हम डायरेक्ट सोच रहे हैं भाई 6 इंटू 2 इंटू है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू ये हो जाएगी, तो यहाँ से 36 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500 हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, सरमाउंट है स्क्वायर के ऊपर BCDE के ऊपर। देखो इस तरीके से है कि आपको ये दे रखा है एक स्क्वायर के ऊपर, ये स्क्वायर है और इसके ऊपर है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इस तरीके से। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D और ये E। इसमें आपसे बोला है EAB, देखो EAB यानी ये वाला एंगल, आपसे ये वाला एंगल निकालना है, और AEB ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड
ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों बराबर होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये स्क्वायर है तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड चारों बराबर होंगे। यानी यहां से अगर इस ट्राइंगल में बात करें ए बी ई में, तो देखो यहां से ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो दोनों साइड के सामने वाले साइड एंगल भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। अगर ये देखो यहाँ से इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो ये 60 है, ये स्क्वायर है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा। तो देखो नोट है 15, यानी ये वाला टोटल 115 सॉरी 150 है, ये टोटल एंगल 150 है। तो बाकी के बचे हुए एंगल क्या होंगे, ये 15 होगा और ये भी 15 होगा, तभी 180 होंगे और दोनों बराबर होंगे। तो ये 15 डिग्री होगा, ये भी 15 डिग्री होगा, दोनों सेम ही है। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 15 + 3 × 15, तो 15 × 45, 45 और 15 जोड़ोगे 60। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी है, वो 30 किलोमीटर की चाल से, शेष दूरी है 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, और उसे यात्रा पूरी करने में उसके टोटल 12 घंटे लगते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है। अब इसको देखो करने के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका। अब बोला है 1/3, तो मैं टोटल डिस्टेंस मान लेता हूँ 3x। इस तरीके से मान लो टोटल डिस्टेंस 3x है, जिसमें से 1/3 हो गई यानी अक्स हो गई। यानी अक्स को वो 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है तो इतना टाइम लगेगा, प्लस बाकी की जो 2x डिस्टेंस है उसको चलने में वो 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है तो इतना टाइम लगेगा। और टोटल टाइम ये हो गया, तो टोटल टाइम इसको कितना लगता है, 12 घंटे। तो ये बेसिक अप्रोच हो गई, ये इक्वेशन बन गई। आपको इसको सोल्व करना हो, 3x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे सोल्व करोगे, यहाँ से तो एलसीएम लेके सोल्व कर लो आप। यहाँ से तो कितना बनेगा, 4 × 12 120, 3 × 4 12 यानी 4x + 3 × 6x = 12। तो ये हो गया आपके पास 10x = 12 × 120। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 144। x की वैल्यू 144 आ गई, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 × 144। तो यहाँ से कितना आ गया, 432 किलोमीटर। तो ये तो हो गई आपके पास बेसिक अप्रोच। इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से एक कांस्टेंट डिस्टेंस मान लो कोई भी। जैसे यहाँ से हमने 3x मानना, तो आप कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू मान लो। जैसे यहाँ से क्या मान ले अपन कि जो दोनों से डिवाइड हो फ्रैक्शन ना आए। तो 4 × 12 120, तो फिर इसका तिहाई करोगे तो 3 गुना ही मान लो आप। 4 × 12 12 × 36 किलोमीटर, यानी आप मान लो 360 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। 360 किलोमीटर मैंने मान ली। इसका एक तिहाई कितना होगा, 120 किलोमीटर। ये 120 किलोमीटर, इसको चलने में वो 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है। तो 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है तो इसको कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे लगेंगे। बाकी की डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, इसको वो चलता है 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। तो 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लगेंगे। यानी इसको टोटल कितना टाइम लगेगा, यहाँ से ये लग गया आपके पास 10 घंटे। लेकिन आपको तो गिवन कितना है, यहाँ से तो आपको दे रखा है 12 घंटे लगते हैं रियल में। तो 10 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से भाई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1.2 और ये इतनी हो गई। यानी 10 से 12 हो गया, यानी कितने गुना है, 1.2 गुना है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ना वो भी 1.2 गुना ही होगी। तो 360 का 1.2 गुना कर दोगे तो कितना होगा, देखो 360 और 0.2 कर दोगे, 72 और जोड़ दोगे इसमें 360 में, तो यहाँ से कितना आ गया, 432 किलोमीटर। तो रियल जो वैल्यू होगी ना वो 432 होगी। इसकी जगह आप 100 मान के भी कर सकते हो, कुछ भी मान के कर सकते हो। ये कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ भी डिस्टेंस मान लो और इस पर अप्लाई कर दो। यहाँ पे ये डिस्टेंस हमने इसलिए मानी क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कम हो, इसलिए यहाँ से 360 मान ली। आप 100 भी मान के कर सकते हो, 200 भी मान के कर सकते हो, 300 भी मान कर सकते हो, लेकिन वो पॉइंट में चलेगा, वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा अप्रोच हो गया आपके। इस तरीके से भी आप कर सकते हो एग्जाम में। ये सवाल तो इजी है, आपके पास P और Q दे रखा है, Q और R दे रखा है। P + Q, Q + R और R + P का रेशियो आपसे पूछा है। तो सभी को जोड़ दो, देखो 4 और 3 7 अनुपात Q + R 7 4 11 अनुपात R + P। आपको कितना है, सॉरी यहाँ से Q + R है वो कितना आ जाएगा, 7 4 11 प्लस R + P पूछा है तो R कितना है 7 और P कितना है यहाँ से 3 है। ठीक है, ये आपको यहाँ से ओवरऑल निकालना पड़ेगा। यहाँ से 7 और वैसे हो गया ना 7 3 10, ये तो सही दे रखा है, यहाँ से एग्जैक्टली दे रखा है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया 10, क्यों, क्योंकि देखो P और Q 3 अनुपात 4 है, Q यहाँ पे 4 है, तो P Q R का रेशियो 3 4 अनुपात 7 ही दे रखा है। ठीक है, तो आप पुट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हो गया आपके पास 7 अनुपात 11 अनुपात 10। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ से
नेक्स्ट आपसे बोला है कि देखो इसका एवरेज कि 25 46 y का एवरेज है वो 11 है, तो y का मान क्या होगा। अब इसको दो तरीके हैं, थॉट प्रोसेस से, एक डायरेक्ट बेसिक से तरीके से। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो ये 25 है वो 11 से कितना ज्यादा है, तो ये यहाँ से आप बोलोगे यहाँ से ये 14 ज्यादा है। ये 46 है वो 11 से कितना ज्यादा है, भाई 11 सभी को 11 11 बनाना है, तो ये देख लो भाई 11 से कितना ज्यादा है, तो ये 11 से कितना ज्यादा है, ये यहाँ से ज्यादा है 35 ज्यादा है, ठीक है। तो ये 35 ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर ये 11 से देखो अगर इसमें ज्यादा हो गया तो इसमें इतना कम होगा, तो 35 और ये जोड़ के ये इतना कम होना चाहिए 11 से, तो 11 माइनस 35 और 14 जोड़ोगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 35 और 4 39 यानी 49, तो 49 कम होंगे यहाँ से, तो 49 में से 11 कम कर दोगे यानी 38, वाई की वैल्यू होगी 38। तो ये तो होगी डायरेक्ट तरीका बिना कुछ यहाँ पे माने। बाकी आप बेसिक से कर सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ से क्या कर दो भाई, इनका सभी का एवरेज दे रखा है, तो 25 प्लस 46 प्लस वाई है वो औसत 11 दे रखा है, तो सभी का सम कितना होना चाहिए 11 इंटू 3 33 होना चाहिए, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, घटा दोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 38। क्लियर है यहाँ से। अब देखो एक तो यहाँ से इस तरीके से सोच के आप निकालोगे, और इसी को लोग क्या बोल देते हैं, इसको ट्रिक बोल देते हैं। तो ये भी कभी कभी जब क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस होता है तो डिपेंड करता है ये क्वेश्चन पे कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया तो आप बेसिक से करोगे तो एक लाइन में आप निकाल दोगे, अगर इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और यही हार्ड बन जाएगा। लेकिन इसी की जगह अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, बड़ा क्वेश्चन दे देता, तो फिर ये तरीका काम आता आपका, ये तो इजी बन जाता। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, आपको सोचना है कि आपको एग्जाम में कौन सी अप्रोच लगानी है, बस ये आपके सोचने की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए एग्जाम में, आपको वही टाइम बचाएगी आपकी कि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको ट्रिक लगानी है या बेसिक लगाना है। नेक्स्ट देखो यहां से ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। देखो आपसे बोला है कि एक कंटेनर ए में स्प्रिट और वाटर का जो 80 लीटर का मिश्रण है जिसमें 7:9 के अनुपात में है स्प्रिट और वाटर, यानी इस तरीके से है कि पहला कंटेनर आपके पास ए है, ये कंटेनर ए है, इसमें आपसे बोल दिया कि ये 80 लीटर का है और इसमें जो रेशियो दे रखा है आपको 7:9 का रेशियो दे रखा है स्प्रिट और वाटर का, स्प्रिट और वाटर का। इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में ट्रांसफर किया जाता है और फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। तो रिप्लेसमेंट वाला हो गया एक यहां तक। तो भाई यहां से ये बोला जाता है कि यहां से 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और एक कंटेनर दूसरा है बी, ये कंटेनर बी है और इसमें डाला जाता है, ठीक है। इस कंटेनर बी में 20 लीटर डाला जाता है और फिर इसमें ए में वापस इसकी जगह 20 लीटर पानी भर दिया जाता है। फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा निकाला जाता है और कंटेनर बी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब पूछा है कि कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्प्रिट का रेशियो क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल हो गया यहाँ से। अगर आप इसे बेसिक से करोगे ना तो पूरा एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगी। इसकी जगह एक बेस्ट अप्रोच है, क्या करोगे देखो यहाँ से आपको देखो यहाँ से क्या बोला है, फर्स्ट तो यहाँ से यही बोला है ना भाई, यहाँ से 20 लीटर निकाला गया, ठीक है, 20 लीटर निकाल के बी में डाला गया और यहाँ से वापस इसमें 20 लीटर पानी डाल दिया गया। तो यहाँ से पहले वाले में देख लूँ भाई, वापस इसमें से 32 लीटर निकालना, तो सबसे पहले ए में तो देख लो यहाँ पे कि एक चीज पकड़ लो आप, कौन सी लेनी है आपको, ये जो कांस्टेंट है यहाँ से स्प्रिट वाली। तो यानी पहले देख लो भाई ए में स्प्रिट का अभी कितना बचा 20 लीटर निकालने के बाद में स्प्रिट की क्वांटिटी कितनी है भाई, 80 लीटर में से 20 लीटर निकाल दिया, ठीक है। तो 20 लीटर निकाल दिया गया तो बी में कितना हो गया यहाँ से, अब 20 लीटर इसमें मिश्रण हो गया। इस मिश्रण में स्प्रिट का रेशियो क्या होगा, स्प्रिट कितना होगा भाई 7 होगा, 7:9 में है तो स्प्रिट कितना होगा बी में, तो ये होगा 7 होगा कितने में से 9 + 7 15 में से, सॉरी 16 में से। तो 16 में से 7 यूनिट क्या होगा स्प्रिट होगा इस 20 लीटर में। ये हो गया पहला यहाँ से कि जब 20 लीटर बी में डाला तो बी का हमें पता चल गया बी में स्प्रिट इतना है। ए में कितना रह जाएगा, ए में तो उतना ही रहेगा, 20 लीटर निकाल दिया गया और यहाँ से चेक करेंगे तो बी में कितना होगा, देखो भाई 80 लीटर था, ठीक है, तो स्प्रिट कितना है यहाँ से 7/16, शुरू में इतना ही था लेकिन इसमें से 20 लीटर निकाल दिया गया और इसकी जगह पानी डाल दिया गया। तो जब इसमें से रिप्लेसमेंट का हो गया यहाँ से देख कंसेप्ट कि 20 लीटर निकाला गया और इसकी जगह 20 लीटर पानी डाल दिया गया, तो बाद में स्प्रिट कितना बचा, तो ये इतना तो था ही और इसमें से 20 लीटर निकाल दिया गया, यानी 1/4 निकाला गया। 20% जो 80 का 20 कितना है 1/4 है, तो 1/4 निकाल दिया तो बचा कितना 3/4, ये इतना स्पीड बच गया यहाँ से। तो यहाँ से इतना स्पीड बच गया तो कितना हो गया यहाँ से देखो 7 या 21 और डिवाइडेड बाई 64। अब आपके पास स्पीड इतना है, क्लियर है। 20 लीटर निकालने के बाद ए में इतना स्पीड बच गया है और बी में स्पीड हो गया है इतना।
अब दूसरी कंडीशन यहां से, इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर से निकाला गया। अब ऐसे वापस 32 लीटर निकाला गया है, तो इसमें 32 लीटर तो हो गई, ये 32 लीटर इसमें ट्रांसफर हो गया। अब इसमें स्पीड कितना होगा भाई, शुरू में तो 7:9 में स्पीड था, हमने क्या लिख दिया 7 बटे टोटल लिख दिया 16। अभी कितना हो गया यहां से देखो 21/64 है, यहां से स्पीड कितना है, यहां से 21/64 है, और इसमें से निकाला गया है, तो इसमें से स्प्लिट है, इसमें से 32 लीटर निकाल लिया गया, तो 32 लीटर निकाला गया तो दोबारा बी में कर दिया, तो बी में कितना हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा यहां से इसी रेशियो में होगा सेम भाई, स्प्लिट का हो गया यहां से, तो ये हो गया आपके पास 21/64। क्लियर है कि भाई स्प्लिट कितने, इस मिश्रण से कितना निकाला गया, इसमें से अब 32 लीटर निकाल लिया गया है, तो 32 लीटर निकाला गया है, तो इसमें बी में स्प्लिट का कितना हो जाएगा, यहां से बी में स्प्लिट कितनी हो जाएगी 21/64, ये हो गया यहां से। अब आपको बताना है कि इस कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्प्लिट का रेशियो कितना होगा, ये पूछा। तो यहां से हम निकाल दें स्प्लिट कितना हो जाएगा, ओवरऑल स्प्लिट कितना हो जाएगा यहां से, तो ये कैसे निकालेंगे, इस रेशियो में निकाल दे। तो देखो 20 और इस तरीके से ना निकाल के आप रेशियो निकाल दो 20 और 32 का, 20 और 32 का यानी 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 पंजे 20 और 4 इंटे 32, तो 5:8 आ गया इसका रेशियो, 5:8। तो यहां से ओवरऑल निकाल सकते हो आप, कैसे करोगे, 5 को देखो यहां से मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 5 7 35 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 8 इंटू, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 यानी 21/8 होगा, यानी क्या लिख सकते हैं 21/8 को हम लिख सकते हैं 42/16, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि नीचे यहाँ से बेस समान बन जाए, तो ये 42/16 हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितना है 8 और 5 13, ये हो गया आपके पास। तो यहां से सोल्व कर दो कितना बनेगा, यहां से ये बन गया 4 और 3 7, 4 और 3 7 यानी 77 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 13, 16 इंटू 13 का मतलब कितना हो गया 16, 160 और 16 थी 48, तो 160 और 48 जोड़ोगे यहां से, तो यहां से बन गया 208, यानी 208 यूनिट में से 70 यूनिट क्या बचा है यहां से स्प्लिट है बी में, तो बी में तो यानी रेशियो कितना आ जाएगा भाई, स्प्लिट कितना है यहां से 77 है, तो वाटर कितना है यहां से, वाटर कितना हो जाएगा भाई 208 में से 77 घटा दोगे तो कितना हो गया यहां से 131, तो ये हो गया आपके पास रेशियो। आपसे पूछा क्या है, वाटर और स्प्लिट का रेशियो पूछा, ना कि स्प्लिट और वाटर का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो आप गलती से ये वाला यहां से पूछा क्या है, देखो आपसे पूछा है इसमें पानी और स्प्लिट का रेशियो, तो 131:77 होगा, ये वाला नहीं है, ये वाला आंसर होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहां से, तो यहां पे गलत है, ये वाला ऑप्शन होगा 131:77, क्योंकि पहले पानी का पूछा है ना कि स्प्लिट का, तो पानी कितना होगा 131 और स्प्लिट कितना होगा 77 होगा, ठीक है, तो ये आंसर होगा। और यही इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच है, यही आपको लगानी है, बहुत अच्छा सवाल है, यूनिक सवाल है, इस तरीके का सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, लास्ट ईयर जितने भी पेपर हुए हैं ना उनमें है इतना। तो जो मिक्सर एंड एलिगेशन का सवाल है ना वो अलग ही बनता है मिक्सर का, तो उसमें जो अलग ही लेवल का बनते हैं हमेशा, तो इस पर थोड़ी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, नए सवाल देखने को मिलेंगे यहाँ से। ये सवाल देखो, ये तो आपके बहुत बार पूछे गए हैं, 2010 से पूछे जा रहे हैं इस टाइप के सवाल, तो और इस टाइप का आपको ट्रिक भी पता है, क्या करते हैं देखो यहाँ से, अब बोला आपको लैंग्वेज अलग अलग तरीके की दे सकती है लेकिन टाइप सेम ही रहेगा। आपसे बोला है देखो मानव आगंतुक यानी जो ह्यूमंस हैं उनके और बंदर्स हैं उनके टोटल सिर आपको दे रखे हैं 54 सिर हैं, और पैर कितने हैं 148 हैं, तो अगर 54 सिर हैं तो सभी के दो दो पैर तो हैं, बंदर के 4 पैर हैं तो कॉमन दो दो पैर तो हैं, तो 54 दुआ 108 हो गया, यानी 108 पैर तो होंगे ही होंगे, तो 108 पैर होंगे ही होंगे, और बाकी के जो एक्स्ट्रा होंगे ना वो बंदर के होंगे, तो यहाँ से 40 पैर है ना वो बंदर के हैं, तो दो दो पैर एक्स्ट्रा और थे, यानी बंदर कितने हैं 2 से डिवाइड कर दोगे तो 20 है, तो 20 बंदर हैं, तो बाकी के बच्चे क्या क्या होंगे वो मानव होंगे। तो यहां से पूछा गया है बंदर की संख्या ही पूछी है, तो बंदर की संख्या कितनी है 20 है, ये हो गया। बाकी अगर आप बेसिक से करोगे ना तो फिर बेसिक से कैसे करोगे देखो, अब वैसे बताने की जरूरत नहीं है, इस टाइप से अगर इस टाइप का सवाल हो ना इनका आपको बेसिक से नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आप फिर मानोगे भाई इसमें जो बंदर हैं उनकी संख्या अक्स से है, और जो मानव है उनकी संख्या वाई है, टोटल सिर दे रखे हैं यानी टोटल नंबर ऑफ एक्स प्लस वाई आपको दे रखे हैं 54 है। जो बंदर हैं ये बंदर माना हमने, ये बंदर है और ये मानव है, तो बंदर के 4 पैर होते हैं तो 4x इतने पैर हो गए, मानव के 2 पैर होते हैं तो 2y हो गए, इज इक्वल टू टोटल पैर है 148 हो गए। ये 2 इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल है, यहाँ से x और y निकाल लेना और यहाँ से जो पूछा है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो पूछा है, यहाँ से क्या पूछा है बंदर का पूछा है, तो ये x हो जाएगा आपके पास, ठीक है।
तो यहाँ से आपको अक्स निकालना था, ये आप निकाल सकते हो। बाकी ये तरीका नहीं लगाना है, बहुत ही बेसिक हो गया है, तो जो बच्चों वाला जो 9th और 8th में बताते हैं इस तरीके से, तो ये तरीका नहीं लगाना, आपको ये वाला तरीका लगाना एग्जाम में, यही बेस्ट होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से ए और बी दे रखा है और ये निकालना, तो ए तो कितना आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। सबको जोड़ दो यहाँ से, 5 और 2 7 यानी 8, ये 73 हो गया, इनटू माइनस करोगे तो 25 तो हो गई, 25 और 8 33, डिवाइडेड बाय यहाँ से 46 माइनस 37 करोगे तो 9 इंटू 46 और 11 कितना होगा यहाँ से 37, 46 में से 37 घटा दोगे आप, ठीक है, तो 9 होगा और इनको जोड़ दोगे 6 6 12 13 और आंसी लेग हो जाएगा 4 5 3 8, ये होगा क्या यहाँ से 4 3 7 और 1 8, ये होगा, ऊपर गलती कर दिया क्या मैंने, फिर 5 और 2 7 8 होगा यहाँ से, ये 83 होगा, ठीक है। ये तो ए हो गया, यानी यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो गई 33/9 यानी 11/3 आ गई। बी की वैल्यू निकालोगे आप तो कितनी आ जाएगी, 26 माइनस 15 करोगे तो 11 इंटू 26 प्लस 15 करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 26 और 5 31 यानी 41, डिवाइडेड बाई 56 माइनस 15 करोगे तो यहाँ से बचेगा 5 और 1 6 और 41 इंटू माइनस करोगे यहाँ से तो ये बचेगा आपके पास, प्लस करोगे ना, 56 और 5 61 और 71, ये हो गया 41 41 चला गया। बी की वैल्यू आपके पास आ गई 11/71। पूछा क्या है, ये वाला पूछा है, तो 1/b करोगे यानी 11/71 हो गया और माइनस 20 डिवाइडेड बाई ए करोगे यानी 11/3, तो 60 यानी 11/11 ही बच गया, 11/11 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ से 14 व्यक्तियों में से प्रत्येक 13 व्यक्तियों का, पहले 13 व्यक्तियों का एवरेज है वो 78 किलोग्राम है। 14वें व्यक्ति का जो वजन है वो सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। 14वें व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा, देखो इसमें टोटल आपको कितने कैंडिडेट दे रखे हैं, 14 है, जिसमें से 13 कैंडिडेट, पहले जो 13 व्यक्ति हैं इनका एवरेज आपको दे रखा है 78, यानी सबका 78 78 78 है। और जो 14वां व्यक्ति है, ठीक है 14th है, ये जो है इसका वजन है टोटल, जिनका सबका एवरेज है ना, मैं मान लेता हूं सबका एवरेज अक्स है, ये मैंने मान लिया सबका एवरेज क्या है अक्स है, तो सभी का जो एवरेज अक्स है उससे ये 39 किलोग्राम ज्यादा है, उससे कितना है 39 किलोग्राम ज्यादा है। तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से भाई 78 इंटू यहाँ से टोटल वजन कितना हो जाएगा भाई 78 इंटू 13, ये तो 13 व्यक्तियों का वजन हो गया टोटल, प्लस यहाँ से 14वें व्यक्ति का वजन कितना है अक्स प्लस 39, और ये इक्वल किसके होना चाहिए टोटल एवरेज इनटू नंबर्स ऑफ कैंडिडेट, तो अक्स तो एवरेज है, टोटल कैंडिडेट कितने हैं 14 है, तो 14 अक्स हो गया। अक्स है यहाँ से हट के उधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 13 अक्स हो जाएगा, तो ये 13 अक्स है, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो ये बन गया आपके पास 13 अक्स बन गया, ये 13 अक्स हो गया, तो 13 अक्स हो गया तो 13 से डिवाइड कर दो यहाँ से, तो दे 13 3 39 और 13 से चला गया तो 78 प्लस 3, ये आ गए आपके अक्स की वैल्यू, अक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 81, अक्स की वैल्यू 81 आई है आपके पास, ठीक है। 14वें व्यक्ति का आपको पूछा ना, तो 81, 14वें व्यक्ति का वजन कितना है 39 एक्स्ट्रा है अक्स से, तो अक्स प्लस 39 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 और 3 12 120 kg, ये हो गया 14 व्यक्ति का। क्लियर है, तो इस टाइप के अगर एवरेज के सवाल हो ना तो इस टाइप के सवालों को बेसिक से कर लिया करो, ठीक है, इसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है। एवरेज के सवालों को एक तो होता है आपके पास डायरेक्ट थॉट प्रोसेस वाला, तो इसमें तो कोई थॉट प्रोसेस का कंसेप्ट लगता नहीं है, आप डायरेक्ट अगर बेसिक से करोगे ना तब भी आपका कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से इस टाइप के सवाल है ना बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के सवालों को तो आपको जितने ही पूछे गए ना 5 सालों में भी, 3 4 सालों में तो ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं, तो इनको सभी को करके जाना है, क्योंकि आने वाले जो CHSL का एग्जाम है या चॉइस में है ना, इससे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे और लगातार पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक से पहले नहीं पूछे जाते, 2017-18 में एक भी सवाल नहीं देखने को मिलता था, ठीक है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बोला क्या है, देखो बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपए पर केजी की दर से 15 केजी सेव खरीदे, जो 1 किलो के वजन की जगह 950 ग्राम का वजन देता है, यानी 1 केजी की जगह वो 950 ग्राम देता है। बी ने इन सभी सेबों को 180 रुपए पर केजी के रेट से बेचा, यानी जितने में खरीदा उतने ही बेच दिया उसने, लेकिन अब वो क्या करता है 1 केजी की जगह 750 ग्राम ही देता है। भाई उसको तो चूना लगा, दूसरे को और चूना लगा देगा वो, ठीक है, आने वाले को, तो उसने 1 केजी की जगह 950 ग्राम तो उसने रिटेल वो थोक विक्रेता ने दिए, उसने क्या कर दिया वो 750 ग्राम ही दे दिए 1 केजी की जगह। तो बताना है कि उसको लेन देन में टोटल कितना प्रॉफिट हुआ बी को। देखो इसमें कुछ ज्यादा आपको बेसिक वगैरह नहीं लगाना, आपको एक कंसेप्ट बस ध्यान रखना है, कितने में खरीदा कितने में बेचा वही प्रॉफिट होता है। तो देखो कॉस्ट प्राइस तो क्या हो गया भाई 180 रुपए में उसने खरीदा, लेकिन कितने ग्राम नहीं मिला उसको, उसको मिला
950 ग्राम ही मिला भाई। 180 रुपए में 180 रुपए पर केजी है, तो पर केजी की जगह मिला कितना उसको, 950 ग्राम ही तो मिला, इतना ही तो मिला। तो ये तो हो गया उसके लिए कॉस्ट प्राइस। अब वो बेच कितने में रहा है, वो दे रहा है 180 रुपए में दे रहा है, लेकिन 180 रुपए पर केजी की जगह वो क्या करता है 750 ग्राम ही देता है, ये इतने ग्राम ही देता है। इसका रेशियो निकाल देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। तो ये तो हो गया, तो रेशियो कितना आएगा देखो, 0 से 0 हो गया। 75 और 95 को हो गया क्या यहाँ से, या यहाँ से 5 से और डिवाइड कर दो इसको, तो 19/95, और यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे 15.75, तो उल्टा हो जाएगा यहाँ से रेशियो। तो ये हो गया 15:19, ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो प्रॉफिट कितना होगा उसको, तो ये प्रॉफिट हो गया उसको। प्रॉफिट कितने का हो गया, 4/15, 4/15 इंटू 100। तो देखो 4/15 की फ्रैक्शन भी आपको पता होगी, 15 छिकी 90 यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 छिकी 90 2/3, 6 सही 2 6.2 6 सही 2/3 होगी। तो 6 चौका 24 यानी कितना होगा, 6 चौका 24 और 25 26 26 और 0.2/3 होगा वापस से। तो यार सोल्व कर लो इसको, अगर फ्रैक्शन से नहीं कर रहे तो यहाँ से सोल्व कर देंगे अपन। 5 तिया 15 और 20 चौक 20 पंजे 100, तो ये हो गया 80/3। 80/3 को सोल्व करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 छिके 18, 2/3 बच गया। 2/3 का मतलब कितना हो गया 26.666 इस तरीके से। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 26.67। तो ये हो गया आपके पास। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, ये बेस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक ठोस घन है जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई, कोर यानी उसकी जो एज होती है ना, जो किनारा होता है उसकी लेंथ 48 सेंटीमीटर है, उसको पिघला कर एक दूसरा घन बनाया जाता है जिसकी अपव्यय में, ठीक है, आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी एक बड़ा आपको 48 सेंटीमीटर का क्यूब दे रखा था, ठीक है। उसको पिघला कर छोटे छोटे क्यूब बनाए जाते हैं, और इन छोटे वाले एक का वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताना है कि कितने क्यूब बनेंगे। तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल दे अपन, तो अपने पास नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे। n इक्वल टू वो क्या होता है भाई, टोटल वॉल्यूम निकाल दो बड़े वाले का। टोटल वॉल्यूम तो कितना होगा 48 इंटू 48 इंटू 48 भाई, एक क्यूब होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ से छोटे वाले का क्यूब कितना है 64, तो इसका तो वॉल्यूम है आपको दे रखा है तो 64 है, बस इसको सोल्व कर लो, वही नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे। तो यहाँ से कितने हो गए देखो, 16 चौक 64, 16 से डिवाइड कर दो, 16 थी 48, 4 से डिवाइड करोगे तो 12, यहाँ से कितना हो गया देखो 48 को क्या लिख सकते हैं 12 चौक 48, तो 4 थी 12, 12 का क्यूब भी बन गया क्या, 12 का क्यूब कितना होता है 17 28, तो ये हो गया इसका आंसर। 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत है वो 55 रुपए है, ठीक है। देखो आपको दे रखी है पेंसिल और एक दे रखा है पेन, 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत आपको दे रखी है 55 रुपए, और 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत है वो आपको दे रखी है 65, ठीक है। आपसे बोला है एक पेन और एक पेंसिल की कुल मूल्य क्या होगा, यानी एक पेन का और वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, यहाँ से अक्स मानो, अगर बेसिक से करो तो इसको अक्स मान लो और इसकी कॉस्ट प्राइस को वाई मान लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ये, और 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 65। अब यहाँ से x और y निकालना है, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका आप क्या निकाल सकते हो भाई, यहाँ से इनको इक्वल कर दो। यहाँ से भाई इक्वल कैसे करेंगे भाई, यहाँ से 6 बना दो इसको, तो मैं इसको क्या कर दूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 से, तो ये 6 बन जाएगा, और माइनस कर दूं, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो यहाँ से 2 में से 1 को हटा दूं मैं, तो कितना बन जाएगा 7 दूनी 14, और 14 माइनस 4 यानी 10x बनेगा, इज इक्वल टू 55 दुआ करोगे 5 दूनी 10 यानी 110, सॉरी सेकंड में से घटाना, तो 6 दूनी 36 18 19, 195 में से 110 घटा दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 85। ये तो गलत हो गया क्या, यहाँ से 7 या 21 होगा ना यहाँ से भाई, यहाँ से कितना होगा, अब इतना बेसिक से करते बच्चों की तरह करते हैं ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी होने लगती है फिर। भाई 3 से करेंगे 7 या 21 होगा, और 2 दूनी 4 होगा, 21 माइनस 4 करोगे, 21 माइनस 4 करोगे यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 17x हो गया क्या, 17x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, अभी हमने सोल्व किया 85 आया था, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 17.85, 5 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 5 पुट कर दो, 5 दूनी 10 45 और 15 थे 45, ये y की वैल्यू हो गई। आपसे पूछा है x प्लस वाई, तो 15 5 20, ये इसका आंसर होगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ से x निकालने का, क्या कर दो यहाँ से देखो x को छुपा लो, इसको तो काट दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो 36 18 यानी 195 होगा। ज्यादा में से हमेशा कम करना है आपको। 5 दूनी 10 यानी 110 होगा। तो ये तो कितना होगा 85 होगा। वापस से देखो 85 और डिवाइडेड बाई, ये हो गया 85 डिवाइडेड बाई आपको करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये होगा 2 दूनी 4 और 7 या 21, 21 माइनस 4 यानी 17। तो ये हो गया क्या वापस डायरेक्ट ही आपके पास ये 5 हो गया बिना कुछ यहाँ से इक्वल किए। ये 5 हो गया, 5 पुट करके वाई निकाल सकते हो यहाँ से। वाई कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई फिर से 20 आ गया। ठीक है, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एक्स और वाई निकालते हैं या फिर आप इक्वल करके निकाल सकते हो। वे दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ से 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। भाई एक सड़क है, इसके दोनों तरफ समान लेंथ के हैं, इस तरीके से हैं। ठीक है, ये दोनों की लेंथ क्या है समान है और ये बीच में सड़क है। 150 मीटर चौड़ी है यानी ये क्या है आपको दे रखी है 150 मीटर की। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण, अभी बताया एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपको दे रखा है x डिग्री और y डिग्री, यानी इस तरीके से है। ये x डिग्री है और ये y डिग्री है। टेन एक्स आपको दे रखा है 2/5। तो टेन एक्स 2/5 दे रखा है तो टेन एक्स का मतलब क्या हो गया भाई हाइट अपॉन बेस। तो 2/5 ये है और ये आपको दे रखा है 3/5। प्रत्येक खंबे की ऊंचाई आपको बतानी है। अब देखो दोनों ही सेम है तो यहाँ पे यूनिट, इसकी यूनिट तो 3 है, इसकी यूनिट 2 है, तो सेम तो बनाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ इस रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो है ना यहाँ से। तो ये भी 6 बन गया और यहाँ से ये बन गया 15। तो क्या यहाँ से दोनों लेंथ बराबर हो गई क्या? तो ये वाली यूनिट 15 है और ये वाली यूनिट कितनी है 10 है, यानी ये लेंथ 10 है और ये 15 यूनिट है। टोटल यूनिट कितनी हो गई 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू आपको कितने दे रखी है 150। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? तो यहाँ से 25 की 150 यानी 6 यूनिट हो गई। पूछा क्या है खंबे की ऊंचाई पूछा है तो 6 का 36। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 6 × 6 36। तो ये हो गई 36 मीटर। अंकों की संख्याएं हैं जो 24 से डिविजिबल है। 24 का मतलब 8 या 24, यानी इस पे आपको किसका डिविजिबिलिटी रूल लगाना है 8 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 8 और 3 से आप चेक कर लो और पूछा क्या है पी और क्यू का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। ठीक है, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करें तो देखो 8 से डिविजिबल करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। तो 8 से डिविजिबल करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है क्यू की? अगर यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ से 8 8 या 24, तो यहाँ से क्या बन जाए क्यू की वैल्यू हम 0 पुट करें, क्यू की वैल्यू हम 0 पुट करें तो यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो 10 बनेगा। 8 तो और 2 ये बच हो जाएगा, यानी क्यू की वैल्यू 0 भी हो सकती है। फिर इसके बाद में 1 पुट करके देख लीजिए तो यहाँ से 1 पुट करेंगे तो नहीं होगा, 2 पुट करेंगे तो भी यहाँ से नहीं होगा क्योंकि 44 बनेगा। तो यहाँ से 4 पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ से भाई 14 बनेगा और 6 8 20 64 हो जाएगा। तो ये 4 पे भी पॉसिबल होगा। फिर यहाँ से अगर 8 पुट करेंगे तो एक बार क्या बनेगा 64 और बनेगा। तो यहाँ पे 6 यानी यहाँ से पुट कर दे आप 6 पुट करें, यहाँ 8 पुट कर दीजिए, 8 करेंगे तो यहाँ से 8 और 18 8 दूनी 16 2 बच जाएगा। तो ये 8 पे भी वैलिड होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल होगी यहाँ से क्यू की वैल्यू 0 4 और 8। इससे ये तीनों से लास्ट के तीनों डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होंगे। तो कंप्लीट संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो इसका डिजिट सम क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ तो 9 तो बन रहे हैं, 1 और 1 2 और 4 6 बन गया, यानी P प्लस क्यू है वो आपके पास 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। ठीक है, 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो P प्लस क्यू का मल्टीपल 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। 3 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, इस तरीके से 3 6 9 ठीक है 12 कुछ भी यहाँ से जो भी बनाना चाहो आप। तो आपको मैक्सिमम चाहिए। देखो तो मैक्सिमम बनाना है तो कैसे बनाओगे, मैक्सिमम लेना है तो क्यू की वैल्यू भी आप क्या लोगे मैक्सिमम ही लोगे। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 8। तो अगर 8 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर अगर आपको बनाना है तो यहाँ से मैक्सिमम क्या ले सकते हो आप कि ताकि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 ले लोगे तब 15 बन जाएगा यहाँ से। और तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8 लोगे तो 16 बनेगा, 9 लोगे तो 17 बनेगा, तो 7 पे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो P की वैल्यू 7 हो गई, Q की वैल्यू 8 हो गई। दोनों का प्रोडक्ट पूछा है P और Q, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 56। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पूछा ना आपसे तो मैक्सिमम हो जाएगा 56। नेक्स्ट देखो यहाँ से ये भी अच्छा सवाल पूछा गया है चुनाव से रिलेटेड में।
हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा और जिसमें 6050 वोट पड़े। कोई भी वोट है वो इनवैलिड नहीं था। कमल को, देखो कमल है और हरि है और ललित है, ये तीन है, कमल, हरि और ललित। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट मिला है। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट मिला है तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या क्या होगी। देखो यहां से कमल को बोला है कि हरि और ललित हैं, इनके टोटल वोट से 42% ज्यादा मिला है। 42% का मतलब कितना हो गया? 42% का मतलब हो गया 21/50, ये फ्रैक्शन हो गई। यानी टोटल वोट अगर 50 है तो यहां से कमल को कितना मिला है? 21 ज्यादा मिला है 50 से। इनको टोटल अगर 50 मिला है, इनको टोटल अगर 50 मिला है तो कमल को इस 50 से 21 ज्यादा मिला है, यानी 71 मिला है। तो मैं इस तरीके से बोल दूं यहां से, इन दोनों को अगर 50 मिला है तो इसको कितने यूनिट मिलेगा? 71 यूनिट मिलेगा। ये हो गया इनका रेशियो। फिर बोला है कि यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से, अब टोटल वोट आपको दे रखे हैं तो ये रेशियो हो गया क्या आपके पास? देखो इसको इतने मिले, टोटल इनको मिले, तो टोटल वोट कितने हो गए? यहाँ से 50 और 71 जोड़ दोगे यहाँ से तो 121 यूनिट। 121 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 6050 दे रखी है, 6050 दे रखी है। तो मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? तो 121 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 12 पंजे 60, यानी 50 गुना ही है क्या? तो ये 50 हो गई। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो हरि और ललित को टोटल कितने हो गए यहाँ से? इंटू 50 टोटल वोट इनको इतने मिले हैं, तो इनको इतने मिले हैं, तो ये हो गया इनको टोटल वोट 2500। टोटल वोट मिले हैं हरि और ललित को 2500 वोट, जिनमें से एक चीज ये और बोला है कि ललित को टोटल वोट का 8% मिला है, तो हरि को, सॉरी ललित को, तो ललित को टोटल वोट का 8% मिला है। तो 6050 का 8% निकाल दोगे तो कितना होगा? देखो 8 6 48, 480 तो एक होगा और 8 पंजे 40, यानी 4 और हो जाएगा, तो 684 हो जाएगा, सॉरी 484। तो ललित को 484 मिला है, तो यहाँ से जो हरि है उसको कितना मिलेगा? तो 2500 माइनस 484 कर दोगे, ठीक है। तो 2500 में से 484 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास 2016। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है, इस तरीके से आपको करना है, तो जो कि बेसिक सा ही है एक तरीके से। नेक्स्ट देखो यहाँ से, तो देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो इसमें तो आपको क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। 4 कॉमन आएगा क्या? 4 से डिविजिबल होगा, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, पॉइंट ये होगा, बाहर आ जाएगा, 2 रूट है। यहाँ से देखो 7 और 2 9 है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 9 कॉमन ले लोगे तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 तिया 27 और 9 एकम 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ से कितना कम होगा? यहाँ से 4 कर लो तो 2 बाहर आ जाएगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24 होगा, इनटू यहाँ से भी 9 कॉमन है तो 3 बाहर आ जाएगा, और 9 से डिवाइड करोगे तो 0.9 छिगाड़ी 54 और 9 छिगाड़ी 54 ये होगा। तो सोल्व कर देंगे, देखो 3 2 ये तो कट जाएंगे और 31 डिवाइडेड बाई 66 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ से, दो मित्र हैं ए और बी, जो क्रमशः 1.5 लाख और 2.5 लाख का निवेश का स्टार्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं इतने रुपए लगा के। वे अपनी आय को अपने निवेश के अनुपात में डिवाइड करते हैं, भाई जितना उन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, उसी रेशियो में वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को बांटते हैं। एक वर्ष बाद अर्जित लाभ है वो 6 लाख रुपए का ब्याज मिला, सॉरी उनको इतना अर्जित लाभ हुआ। इनमें उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में 50,000 रुपए जोड़कर एक अलग परियोजना में इन्वेस्ट किया। भाई उन्होंने क्या किया, भाई ए और बी दो थे, उन्होंने एक ने 1.5 लाख लगाए, दूसरे ने 2.5 लाख लगाए, और इस तरीके से पूरा बिजनेस किया तो उनको 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब वो 6 लाख रुपए को उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर लिया, तो उनके हिस्से में जो भी पैसा है उनमें 50,000 रुपए और जोड़ के एक दूसरा उन्होंने व्यवसाय स्टार्ट किया, ठीक है। और यदि इस परियोजना में उसको इतने रुपए की आय हुई तो एक का हिस्सा क्या होगा, तो 2 बार डबल बार कर दिया इसको। तो पहली बार तो देखो यहाँ से 1.5 लाख और 2.5 लाख, तो कितने रुपए का इन्वेस्ट किया उन्होंने, तो रेशियो से मतलब है हमें, तो यहाँ से 5 या 15 और 3:5, तो 3:5 में उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, 3:5 में होगा। तो यहाँ से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो। 6 लाख को डिवाइड कर दो 3:5 में, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 5 और 3 8, तो 8 6 48, 8 6 48 और यहाँ से 8 7 56, 8 पंजे 40, यानी एक के हिस्से में
भाई 1 यूनिट की वैल्यू 75,000 हो गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू एक को कितना मिलेगा, 75,000 इंटू 3, तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो कि 7 या 21 यानी 2,25,000। एक को मिले 2,25,000 6 लाख में से, 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो इसको मिले 3,75,000 रुपए। ये हो गया बी का। भाई ए और बी को पहले वाले व्यवसाय में इतने इतने रुपए का उनको मिल गए प्रॉफिट के बाद में। फिर उन्होंने क्या कर दिया, इसमें 50,000 रुपये और ऐड कर दिए और इसमें और 50,000 ऐड कर दिया। तो अब जो नई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रेशियो निकाल दोगे यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ से, भाई 2,25,000 तो थे, 50,000 और इन्वेस्ट कर दिया तो 2,75,000 रुपये का इसने, और यहाँ से 50,000 जोड़ दोगे तो 4,25,000 रुपये का इसने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल दोगे, 1000 से 1000 चला गया, 25 से डिवाइड कर दो आप, तो 25 से कम 25 और एक 25 और 25 तो अब 50 यानी कितना 8 कम है, तो 25 में से 8 कम कर लोगे 17, 25 की 150, 25 7 175। अब जो नया रेशियो हो गया ना 11:17 में डिवाइड होगा, तो अब कितना यहाँ से प्रॉफिट हुआ है उसको 4,20,000 रुपए का। तो 4,20,000 को पूछा क्या है, एक का पूछा ना, तो एक को कितना मिलेगा भाई 11:17 में डिवाइड कर दो, तो 17 और 1 18 और 28 इंटू 11, 11/28 इतना मिलेगा। तो बस सोल्व कर दो यहाँ से, 7 छीके 42 और 7 चौक 28, 4 से करोगे 25, 25 छीके 150 हो गया, 150 इंटू 11 करोगे तो 165 और ये 3 जीरो है ही आपके पास, तो ए को इतना मिलेगा। क्लियर है, तो ये इसका आंसर होगा। वर्त की एक कोड है वो 20.5 सेंटीमीटर की है, तो वर्त की त्रिज्या क्या क्या हो सकती है, देखो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप यहां से इस तरीके से समझो भाई, एक सर्किल है, ठीक है, इसमें कोड क्या होगी, ये कोड है, ठीक है, अगर ये कोड इस व्यास से, इस डायमीटर से अगर छोटी है तो ये पॉसिबल वैल्यू है। दो तरीके से हो सकते हैं भाई, एक तो क्या हो जाए, यही हो जाए यहाँ से डायमीटर क्या है, ये भी तो व्यास ही है भाई, खुद डायमीटर ही हो, और दूसरा केस क्या हो गया डायमीटर से छोटी हो। तो अगर ये डायमीटर हो, ये कोड होगा, तो यहाँ से ये टोटल कोड कितनी है 20.5 है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी 20.5, ये 20.5 हो जाएगी, तो ये 20.5 हो जाएगी, ये इसका सेंटर है। यहां से ये वाली अगर रेडियस होगी, यही तो रेडियस होगी, तो ये रेडियस क्या होगी हमेशा, ये 20.5 से ज्यादा होगी या नहीं होगी, पर यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल है तो इससे तो हाइपोटेनस ज्यादा ही होगी, तो आर की वैल्यू क्या होगी 20.5 से तो ज्यादा होगी। क्लियर है, सॉरी 10.5 से, यहाँ से 20.5 है ना टोटल, तो यहाँ से आधी हो जाएगी ना, ये 20.5 है तो आधी कर दो इसको, तो ये हो जाएगी 10.25, यानी आर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन होगी 10.25 से। क्लियर है, तो पहले तो यहां से ये हो गई, अगर यही जीवा, अब यहां से देखो दो ऑप्शन है यहाँ से, अब या तो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देख के एग्जाम में इस तरीके से मत कर देना भाई हमारा तो ये आ गया ये टिक कर दिया, आपको पॉसिबल वैल्यू देखनी है यहाँ से। और भी यहाँ से तरीका दूसरा कौन सा हो सकती है कंडीशन, भाई ये यहाँ से डायमीटर हो जाए, तो ये यहाँ से अगर कोड होगी तो ये क्या हो जाएगी 10.25, जो कि किसके बराबर है रेडियस के बराबर ही है, यानी ये इक्वल भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है 10.25 के। तो यहां से दो है भाई, आर की वैल्यू ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी, तो यहां से ये वैल्यू हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो यहां से आइए, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ग अंतराल आपको दे देगा एक सेट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है जिसमें फॉर्म किया गया है, जिसमें टेबल विथ क्लास इंटरवल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैड ए मोड ऑफ 48.5। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है टोटल, आपको क्या क्या दे रखी है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है मोड की, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड दे रखी है 48.5। द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास वाज 46.5। अब इसकी मॉडल क्लास दे रखी है बाउंड्री, लोअर बाउंड्री की, यानी एल आपको दे रखा है कितना 46.5, और दे रखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वाज 34, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वाज 35, यानी एफ यहां से आपको दे रखा है, सॉरी यहाँ से तो दे रखा ना, इसका क्या दे रखा है द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द इंटरवल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हैड ए मोड ऑफ, मोड दे रखा है ये तो मोड दे रखा है आपको, ठीक है, तो ये बहुलक दे रखा है, ये निचली सीमा यहां से दे दिया लोअर, आपसे दे दिया ये कितना है देखो, ये हो गया आपके पास लोअर बाउंड्री दे दिया 46.5, ठीक है, और बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड है मॉडल क्लास की वो है 34, ये आपको 34 दे रखी है, लोअर क्लास की है, और इसमें से लोअर क्लास की कितनी है देखो 32 है प्रीसीडिंग भाई, इस मोड से
इसे मॉडल क्लास से जस्ट पहले की, तो यहाँ से F1 आपको दे रखा है कितना 32, और इसके बाद की सक्सीडिंग दे रखा है आपको 25, ये F2 दे रखा है। ये तो फॉर्मूला है पूरा का पूरा। और आपसे पूछा क्या है, इसकी विड्थ पूछा है यानी H पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है मोड का, अगर आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दे रखा होता है, तो ये मोड इक्वल टू होता है L प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F1 माइनस F2, ये आपको होता है। तो बस इसमें तो पुट करना है। मोड आपको दे रखा है 48.5 इज इक्वल टू L आपको दे रखा है 46.5 प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड यहाँ से 34 माइनस 32 करोगे यानी 2 डिवाइडेड बाई 34 का डबल करोगे तो यहाँ से हो गया 68 माइनस इनको जोड़ दोगे 3 और 2 5 यानी 57, ये हो गया। और इंटू एच, ये होता है इंटू एच, ठीक है इसमें, तो इंटू एच ये हो गया। सोल्व कर दो यहाँ से 46.5 है, इधर आ जाएगा तो 2 हो गया यहाँ से, और इज इक्वल टू कितना आ गया 2s डिवाइडेड बाई, तो ये कितना हो गया यहाँ से 7 और 11 हो गया क्या यहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 से 2 कट गया और h की वैल्यू कितनी आ गई 11। ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। देखो P ऑफ A यूनियन B आपको दे रखा है, P ऑफ A नोट यूनियन B नोट दे रखा है आपको 13/27, और P ऑफ यानी प्रायिकता A के होने की यहाँ पे दे रखी है 11/18। आपसे पूछा है देन द ओड्स अगेंस्ट द इवेंट बी आर, भाई घटना B के प्रतिकूल संयोग अनुपात, हमेशा जब भी ये बोल दिया ना प्रतिकूल संयोग अनुपात B का पूछा है तो इसके प्रतिकूल बोला है यानी P के न होने की प्रोबेबिलिटी, इसको डिवाइड कर देना है P के होने की प्रोबेबिलिटी से, तो ये हो जाएगा आपके पास रेशियो। और ये कैसे निकालते हैं, देखो हमेशा आपको करना क्या है भाई, ये ऊपर वाला निकालना आपको, तो नीचे वाला तो कैसे आ जाएगा भाई 1 माइनस पी ऑफ, इसको निकाल दोगे 1 माइनस पी ऑफ कर दोगे तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ से अनुकूल पूछा होता, ठीक है इसके फेवर में पूछा होता, तो हम क्या कर देते पी ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ अगेंस्ट में कर देते, यहाँ से ये कर देते, तो पी ऑफ बी निकाल देते और नीचे वाले को सोल्व करने के लिए 1 माइनस इसको घटा देते तो ये आ जाता। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको अगेंस्ट बोला है, अनुपात पूछा ना, तो बस पी ऑफ इसका अगेंस्ट में निकाल दो और डिवाइड कर दो इसके फेवर वाले से, ठीक है, जो कि निकल जाएगा अपने आप ही। आपको तो ऊपर वाली चीज निकालनी है, यानी पी नोट निकालना आपको, बी के न होने की प्रोबेबिलिटी। वो कैसे निकालेंगे देखो, अब आपको ये वाली चीजें आपको दे रखी हैं, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है और यहाँ से पी बार निकालना, आपको पी नोट बी का नोट निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये क्या होता है देखो, फॉर्मूला आपको पता हो तो ए नोट और बी नोट है, ये हो जाता है पी ऑफ ए यूनियन, ये हो जाएगा प्लस पी ऑफ बी नोट माइनस पी ऑफ ए यूनियन, यहां से यूनियन दे रखा ना यहाँ से, तो ए यूनियन बी का यहां से हो जाएगा ये बार, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, ये तो आपको गिवन है ना, यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से इंटरसेक्शन वाला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ये होगा आपके पास, क्लियर है। अब जैसे यहां से आपको देखो ए यूनियन बी तो आपको दे ही रखा है ना, यहाँ से ये कितना दे रखा है 13/27 इज इक्वल टू पी ऑफ ए नोट, देखो पी ऑफ एक के होने की प्रायिकता 11/18 है, तो न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस 11/18, ये निकाल दोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7/18, ये तो आपको निकालना ही है, माइनस यहां से क्या करोगे पी ऑफ ये निकालना है, तो देखो ए यूनियन बी आपको दे रखा है 5/9, ठीक है ये दे रखा है, तो यहां से न होने की निकालनी, अगर यहां से ए बार और इंटरसेक्शन बी बार ये अगर निकालना है तो क्या होगा 1 माइनस 5/9 होगा, तो ये कर दोगे कितना आ जाएगा यहाँ से 4/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां से सोल्व कर दोगे पी ऑफ बी निकालना है तो कितना आ जाएगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4/9 है ना, तो इसको आप इस तरीके से लिख दो 8/18, 8/18 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा देखो -1/18 होगा, -1/18, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा 1/18 जुड़ जाएगा, कॉमन लेके सोल्व कर दो यहाँ से एलसीएम लेके, तो 18 54 ले लो यहाँ से, तो 13 दूना 26 प्लस 3 हो गया यहाँ से, तो ये हो गया 29/54, ये हो गया पी ऑफ बी बार, ठीक है। तो यहां से पी ऑफ बी के न होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, तो यहां से कितनी होगी 29/54, तो होने की क्या हो जाएगी यहाँ से 1 माइनस कर दोगे, ये वाली क्या हो जाएगी 1 माइनस 29/54, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 54 माइनस 29 कर दोगे
तो 54 - 29 यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 25/54 हो जाएगा क्या? 25/54 हो गया, 54 से 54 तो कट ही जाएगा यहाँ से, तो 29/25 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ से? बाकी 29/54 है ना, 29 और यहाँ से माइनस कर दो यहाँ से, तो 29/25। तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस करोगे तो यही होगा सेम, तो इस तरीके से आप कर लोगे। नेक्स्ट देखो यहाँ से 1/8 ये आपको दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का, तो यहाँ से तो आपको बोर्ड मास रूल लगाना है। तो देखो ब्रैकेट ये वाला दे रखा है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए 1/6 आपको दे रखा है, ये डिवाइड में दे रखा है, तो ये पलट के क्या हो जाएगा 25/24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25/24। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से 6 का 24 और 6 का 36, 5 से डिवाइड करोगे 55 25 और 5 नाम 45, 3 से डिवाइड करोगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। यहाँ से मल्टीप्लीकेशन हो गया फिर तो, ठीक है, 2 से इसको भी कर दो यहाँ से सोल्व, तो ये 3 हो गया। तो ऊपर कितना आ गया 5/3 तिया 9, 9 चौक 36, तो ये तो हो गया यहाँ से ये। माइनस इसको सोल्व करोगे तो ये पलट के क्या हो जाएगा 45/24 होगा, 45/24। तो इसको सोल्व करोगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 से डिवाइड कर दोगे 7, 7 तिया 21 और 15 ती 45 और 3 से ये भी कट जाएगा, तो -1 ही हो गया यहाँ से, ये हो गया। और यहाँ पे हो गया +27/36 है, और यहाँ पे है 1/8। यहाँ से सोल्व कर दोगे तो यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 36 में से 5 घटा दोगे यानी 31/36 होगा। 31/36 प्लस 27/36 करोगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 और 2 5 यानी 58/36, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 9 / 18, और यहाँ से +1/8 ये होगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कुछ कैलकुलेशन हो गया क्या मिस्टेक, ये माइनस तो था ही यहाँ से, और 5/4 या 12, 12 या 36 होगा, और यहाँ से 27/36 सही, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस का होगा ना यार, ये माइनस का है। भाई यहाँ से माइनस का होगा ना, देखो माइनस का 31 होगा, -31 / 36 होगा, तो 27 यहाँ से सोल्व करोगे तब कितना आ जाएगा ये, तो ये होगा 27 यानी 4/36, 4/36 का मतलब 1/9, 1/9 प्लस 1/8 जोड़ोगे यहाँ से, और ये भी क्या आएगा माइनस का आएगा 1/, ठीक है 1/9 भी यहाँ से, तो 1/9 माइनस का, और यहाँ से 1/8, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/72 हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 1/72। 10,000 रुपये पर 20% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4641 रुपये है इसका चक्रवर्ती ब्याज है, और अर्धवार्षिक रूप से हाफ ईयरली इसमें कैलकुलेट किया गया है। तो आपको बताना है कितने साल के लिए निवेश किया गया था, तो सीधा सीधा आप देख लो ना भाई, प्रिंसिपल कितना है, देखो 10,000 है, और यहाँ से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 4641, यानी कितना परसेंट है ये, देखो 46.41%। अब आपको इफेक्टिव रेट आपको पता ही है, यहाँ से ये किसकी होती है, देखो 46.41, ये इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये होता है 10% के लिए 4 साल के लिए, 10% के लिए 4 साल के लिए 46.41% इसकी इफेक्टिव रेट होती है, यानी इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हो गया यहाँ से 10% और 4 साल। आपको रियल आपको रेट कितनी दे रखी है 20%, हाफ ईयरली था इसलिए रेट तो कितनी हो गई आधी यानी 10% हो गई, और टाइम कितना हो गया यहाँ से दुगना यानी 4 साल, यानी रियल कितना टाइम है इसका आधा हो जाएगा 2 साल। इस तरीके से होता है ना भाई, टाइम तो क्या हो जाता है यहाँ से 2 गुना हो जाता है, और रेट हो जाती है आधी। तो ये रेट आधी होने के बाद कितनी है 10 से, यानी पहले तो 20 थी, और यहाँ से टाइम 4 साल है, तो पहले कितनी थी फिर 2 साल थी, तो यही आपसे है पूछा है कि इसकी टाइम कितना है, तो 2 साल हो गई, ये इसका आंसर हो गया। बाकी अगर आप बेसिक से करोगे ना तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये सवाल, ये पूछा ही गया है केवल, और एग्जैक्ट आपको दे रखी है रेट, इसी पे कंसेप्ट पूछा गया है। नेक्स्ट देखो यहाँ से एक व्यापारी है अपने माल पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है, 42% ज्यादा मार्कअप करता है, और इस पे 15% का डिस्काउंट देता है, उसको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ। इस टाइप के सवाल में तो देखो कुछ भी झंझट नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट करो, सक्सेसिव का हो गया भाई, उसने पहले 42 बढ़ा दिया और फिर 15 का डिस्काउंट दे दिया, तो 42 - 15 -42 × 15 / 100, बस इसको सोल्व कर लो, यही इसका आंसर होगा। 42 - 15 कर दोगे यहाँ से तो ये हो गया 27, 27 - 15 डिवाइडेड यानी सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 तिया 15 और 21 गुना 42, 21 और ये तो 10 हो गया, 21 तिया 63 यानी 6.3 कम हो गया, तो 27 में से 6.3 कम करोगे तो लगभग कितना आएगा, ये आ जाएगा 20.7। तो आपको इंटीजर में पूछा है कितना आ जाएगा यहाँ से 21%।
एक परीक्षा में अधिकतम 25 में से 15 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक ये हैं और इस डेटा के बहुलकों का गुणनफल क्या होगा, यानी मोड का। अब देखो मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है कि जो सबसे बार ज्यादा रिपीट होता है ना, सबसे ज्यादा बार आता है उसको बोलते हैं बहुलक। बहुलक यानी बहुत बार आया है। तो बहुत बार कौन कौन सा आया है, बहुत बार देखो यहाँ से 13 आया क्या, 13 देखो एक, और यहाँ से ये वाला जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है, वही इसका मोड होता है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन पूछा, यानी एक से ज्यादा होगा इसका मोड। 11 आया क्या, और नहीं आया। 16, 16 भी नहीं आया। 15 देखो यहाँ से 15 और 2 बार आ गया ये भी। फिर इसके बाद में 18, 18 भी नहीं है। 12, 12 तो नहीं है। 14 है क्या, नहीं है। 10, 22, 21, 20 नहीं है। तो केवल 2 है यहाँ पे, 13 और 15। तो यानी 2 मोड हो गए 13 और 15। इसका मल्टीप्लीकेशन पूछा है, कितना आ जाएगा, 195। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ये भी अच्छा सवाल पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी का सवाल है कि ताश की एक गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद 3 कार्ड निकाले जाते हैं, रिप्लेसमेंट किया जाता है। मतलब क्या हो गया, जैसे 52 कार्ड है तो 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, फिर एक कार्ड निकाल लिया गया, फिर देखा नहीं है ये, फिर वापस रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, फिर नहीं आया, फिर वापस रख दिया। रिप्लेसमेंट कर रहा है, जो निकाला है वापस डाल दिया, फिर दोबारा निकाल रहा है, फिर रख रहा है, इस तरीके से। तो रिप्लेसमेंट कर रहा है। तो पूछा है कि 3 कार्ड निकाले जाते हैं, पहला कार्ड जेक हो, ठीक है। तो इसमें देखो एक बार आपको ये पता होना चाहिए टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में से, ठीक है, मैं एक बार देखो यहां से शायद आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो, क्योंकि ये आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए यहाँ पे। टोटल कार्ड देखो यहाँ से 52 होते हैं। इसमें यहाँ से चिड़ी का पत्ता हो गया, हुक्कुम का पत्ता हो गया, ईट का पत्ता हो गया और लाल पान का हो गया, ये 4 होते हैं यहाँ से, ठीक है। जिसमें एक तो क्या होता है, बादशाह होता है, एक बेगम होता है, एक गुलाम होता है। जेक को क्या क्या बोलते हैं, गुलाम। गुलाम का पत्ता होता है, इक्का का पत्ता होता है। 10 जो 2 से लेके 10 तक के कार्ड होते हैं ये। तो 9 पत्ते ये होते हैं, बाकी के 4 पत्ते ये होते हैं, यानी सब में 13-13 पत्ते होते हैं, ये हो गए। अब आपसे बोला है जेक के आने का। अब देखो 3 पत्ते निकाले हैं, तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है भाई, तीनों ही स्वतंत्र घटनाएं हैं, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है भाई। पहला कार्ड निकाला जाए तो वो जेक होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जेक निकालने के देखो यहाँ से जेक आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, यहाँ से 4 तरीके हैं, यहाँ से 4 आ सकते हैं। कितने में से, टोटल 52 में से। तो टोटल 52 में से यानी 52 में से एक पत्ता निकाला, वो कितने तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके हो सकते हैं, पहला हो गया। फिर दूसरा पत्ता निकाला गया, दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरा कार्ड क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए। तो काला पत्ते कौन कौन से होते हैं भाई, स्पेड में होंगे और क्लब में होंगे। तो इसमें 13 पत्ते होते हैं, इसमें 13 पत्ते होते हैं, यानी 26 पत्ते होते हैं। तो 26 में से, सॉरी 26 पत्ते हो सकते हैं 52 में से। तो 52 पत्तों में से 26 पत्तों में से कोई सा भी एक पत्ता उठा लो तो वो क्या होगा, काला होगा। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तीसरा कार्ड क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होनी चाहिए, यानी सम संख्या होनी चाहिए। अब सम संख्या कौन कौन सी होगी देखो, अब सभी में देखो 13-13 पत्ते होते हैं, तो इसमें भी क्या होगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो यहाँ से 10 ये देला हो जाएगी। इसके बाद में होगा क्या, 12 नहीं होगा यहाँ से। तो यानी इन 13 पत्तों में कितने पत्ते हैं इवन, तो 5 पत्ते हैं। और इस तरीके के कितने पत्ते हैं, 13 13 13 4 हो रहे हैं, यानी टोटल कितने पॉसिबल हो सकते हैं, यहाँ से पॉसिबल कार्ड कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो यहाँ से टोटल 20 हो सकते हैं। तो 20 में से कोई भी पत्ता निकालो, कितने में से, 52 में से टोटल। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको सोल्व कर दो, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 1/2, और यहाँ से इसको पूरा सोल्व ही कर देता ना एक ही जगह। तो ये हो गया 1/2, और यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 4 13 चौक 52, और यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो ये 10 हो गया। ऊपर तो कितना आ रहा है, यहाँ से और भी कट रहा है क्या, यहाँ से और भी कट रहा है क्या भाई। 26 2 52 हो गया, और 13 चौक 52 हो गया। यहाँ से 2 से और काट दो, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया। ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13, और यहाँ से सॉरी यहाँ से 26 है ना, 13 से क्यों होगा, 52 डिवाइडेड बाई 2 किया ना हमने, तो 52 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 26 हो गया। यानी 26 इंटू 13 मल्टीप्लाई करना है। तो 26 इंटू 13 कितना होगा देखो यहाँ से, तो 36 18 यूनिट डिजिट 8 ही आ रहा है यहाँ से। तो ये से कर भी सकते, 13 इंटू 13.65 13 78 7 हो गया यहाँ से, और 13 26, और यहाँ से 33। तो 5/33 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा यहाँ से, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ से लास्ट सवाल है, यदि 2800 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज x रुपए है, तो देखो 10% की रेट से 3 साल के लिए 2800 रुपए पर कितना होगा, 30% हो गया 2800 का, 2800 का 30% हो गया, यानी 2800 का x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से भाई, 2800 का आप कितना निकाल दो यहाँ से
30% निकाल दो, तो परसेंट से तो 2 जीरो चले गए, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो 8 या 24 और 2, 3 दूनी 6 और 8, तो ये हो गए आपके पास 840 रुपए। तो अक्स की वैल्यू हो गई 840 रुपए। 6200 रुपए पर 14% की रेट से वाई साल के लिए साधारण ब्याज इतना है, तो वाई का मान क्या होगा, तो वाई का मान कितना हो गया, टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा भाई, कितने रुपए का ब्याज मिला, 1736 रुपए का, कितने पर मिला, 6200 रुपए पर मिला, कितनी रेट से मिला, 14% से मिला, इनटू 100, ये हो गया इसका टाइम निकालने का। ठीक है, तो सोल्व कर देंगे यहाँ से, ये जीरो से ये जीरो चला गया। आपसे पूछा क्या है, अक्स अपॉन वाई तो पूछा ना, अक्स अपॉन वाई पूछा है, तो इसको तो फिर सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो सोल्व करोगे यहाँ से 14 से डिवाइड कर दो आप, 14 4 और 3, 14 दूना 28, 28 और 14 चौक 56, ये हो गया, और ये 2 बार चला गया यहाँ से, ये 2 बार चला गया, तो 840 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, एक्स अपॉन वाई निकालोगे, एक्स अपॉन वाई कितना है 840 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 420, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्स अपॉन वाई पूछा तो ये हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। और ओवरऑल अगर हम इसको बोले, इस पेपर को बोले, तो यहाँ से ये पेपर होगा मॉडरेट पेपर। ठीक है, इजी पेपर नहीं कर सकते, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप एग्जाम व्यू से देखोगे, एग्जाम में बैठ कर देखोगे ना, तो ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल ही लगेगा आपको, इजी तो नहीं कर सकते इस पेपर को, क्योंकि बहुत से अच्छे सवाल पूछे गए हैं जिसमें आप जब आप करने के लिए बैठोगे तो 2-2 3-3 मिनट लग जाएंगे। आप यहीं पे आपको 2-2 3-3 मिनट लग रहे हैं, तो फिर एग्जाम में तो ज़्यादा लगेंगे ही, वहाँ पे तो प्रेशर और होता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं। और जिनका CHSL मेंस का एग्जाम है अभी जो 1-2 महीने में और होने वाला है मेंस का, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करके चलनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर आपको प्रोबेबिलिटी के सवाल हैं वही अटकाएंगे, क्योंकि यही इसमें अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक मिक्सर का अच्छा सवाल पूछा गया है, एक यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। बाकी रेशियो वगैरह में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक है इस तरीके से, तो इन पे आपको थोड़ी सी अच्छी तरीके से कमांड करनी है, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर को ज़्यादा प्रेफरेंस में रखना है। ठीक है भाई, जैसे 5 साल के क्वेश्चन को तो आप 2 से 3 बार 4 बार भी निकालोगे ना, वो भी कम पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पे करोगे ना, उतने आपके लिए अच्छा होगा, आपके एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और ये इस तरीके से आप करने वाले हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। एक बार मुझे कमेंट करके बता देना किस तरीके से आपको क्लास है वो अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, बाकी हमने पूरा क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से सोल्व किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम CPO की जो सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू रखेंगे, और एक डेज के बाद में एक दिन छोड़ के, और इस तरीके से चलती रहेगी वो। ठीक है, बाकी कोई नया आपके लिए सुझाव हो कि आप कुछ अलग तरह एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हो किसी अलग ईयर के, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो हम वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई सिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।